हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आप सभी छात्रों के लिए मैंने जेपीएससी के लिए पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा, मेरी वीडियो डेली 12 बजे, डेली शाम को 7 बजे आती है, तो इसे आप रोज देखना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है ना? भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले अनुसूची में किया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। इससे संबंधित पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में, ठीक है, क्या उल्लेख किया गया है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र का उल्लेख किया गया है ना। जब भी कोई नया राज्य बनता है या दो राज्यों का विलय होता है या सीमाओं में बदलाव होता है, ठीक है, तो किस अनुच्छेद में परिवर्तन होता है? अनुच्छेद 1 में परिवर्तन होता है। राइट, देख लीजिए अगला सवाल क्या कहता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है? क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, इंडिया, दैट इज भारत। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या उल्लेख किया गया है? इंडिया यानी भारत, यानी दोनों नामों से जो है इसे संबोधित किया जाता है। भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णित है, अनुच्छेद 1 आर्टिकल में, ठीक है, वर्णित है। राइट, देखिए अगला सवाल। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। राइट, इस प्रस्ताव को बाद में 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था, है ना। चलिए देखिए अगला सवाल क्या कहता है। समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा स्टार। ठीक है, तो इसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। पॉइंट्स देखेंगे। देखिए, संविधान सभा को यदि आपसे पूछ लिया जाए कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, और संविधान की प्रस्तावना में यदि आपसे पूछ लिया जाए कितनी बार संशोधन किया गया है? मात्र एक बार। ठीक है, मात्र एक बार ही संशोधन किया गया है, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी भी राज्य को, है ना, सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो संसद को प्राप्त है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 2 के तहत।
ठीक है। इस अनुच्छेद के अनुसार जो है संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकती है ना। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये लक्ष्मीमल सिंधवी समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है ना। नियुक्त कब किया गया था? 1986 में। किसके द्वारा? तो भारत सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? पंचायती राज संस्थाओं को लोकतंत्र के विकास के मजबूत और पुनर्जीवित करने के लिए सुझाव देना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ठीक है, मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत प्रावधान किए गए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। भाग 3 12 से 35 अनुच्छेद तक में है। ठीक है, पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और इसे अनुच्छेद 300A में रखा गया है। ठीक है, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन? समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 19 से 22 तक में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23-24 में है। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक में है। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अनुच्छेद 29-30 में है। और ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है। किसके लिए है? अल्पसंख्यकों के लिए है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कर लीजिए। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो उपाधियों के अंत कर दिया गया इसके द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, 14 से 18 तक में है। ठीक है, 14 में क्या है? कानून के समक्ष सभी समान है, अनुच्छेद 15 में। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समता प्रदान की गई है। ठीक है, यानी नौकरियों में जो है सभी को समान अवसर की समानता प्रदान की गई है। कि अनुच्छेद 17 में क्या है? तो इसके अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, छुआछूत का अंत कर दिया गया। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया। राय बहादुरी सब उपाधियां अब नहीं दी जाती। देखिए, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है ना, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 19A में दिया गया है। क्लियर? कि भारतीय के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A में अंतर्निहित है, यानी दिया गया है। देख लीजिए अगला सवाल। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत प्रावधान किया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, राज्य का नीति निर्देशक तत्व की बात कर लिया जाए तो किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस अनुच्छेद या भाग में है? भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। अनुच्छेद 37 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 37 कहता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है किसी न्यायालय में लागू नहीं करवाए जा सकते हैं, यानी कि ये प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, यानी इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकते हैं। ठीक है, ये राज्यों के क्या है? राज्यों के कर्तव्य है। ठीक है, राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने नीति निर्माण के समय इन तत्वों को लागू करें, है ना। अनुच्छेद 40, ठीक है,
जो कि नीति निर्देशक तत्वों में आता है। ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है ना। चलिए, और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कि देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो मूल कर्तव्य पूरे सोवियत संघ से लिया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, मूल संविधान में यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, यानी कि शून्य मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, शून्य मौलिक कर्तव्य तो थे। इसे कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। राइट। किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया। और भाग 4 का ए अनुच्छेद 51A के तहत इसे जोड़ा गया। उस समय कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। देखिए, अगला सवाल कर लीजिए। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर कर सकते हैं ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है, चूंकि प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, तो लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग कर सकते हैं। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल आप सभी जानते हैं 5 साल का होता है, 5 साल का होता है, लेकिन इससे पहले भी इसे भंग किया जा सकता है ना। देखिए अगला सवाल। और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब क्या होगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए क्या कहता है, जब राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनके इस्तीफे, हटाने, मृत्यु के कारण कोई रिक्त होती है, तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक, कब तक? नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो जाता है, तो कौन कार्य करता है भारत के राष्ट्रपति के रूप में? भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। ठीक है, या यूं कह लीजिए राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है ना। चलिए, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो पहले भी कई बार बता चुका हूं कि 5 वर्ष होता है ना। कितने वर्ष? 5 वर्ष। देखिए, वित्त आयोग कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसके लिए अनुच्छेद की व्यवस्था की गई है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 280। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष पर, है ना, प्रत्येक 5 वर्ष पर। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण और कर राजस्व के बंटवारे की सिफारिश करना। दोस्तों, वित्त आयोग, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। यदि आपसे पूछ लिया जाए पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी याद कर लीजिएगा, केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी थे। चलिए दोस्तों, पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि सेशन पसंद आया हो दोस्तों, तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।